सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक LPFB के बारे में। ठीक है, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक क्या होता है, क्या उसकी ईसीजी क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे, तो वो सब अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के बारे में कि ये होता क्या है। तो देखिए, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक से लास्ट जो अपन ने क्लास पढ़ी थी उसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। ठीक है, तो जो फेसिकुलर ब्लॉक है, तो फेसिकुलर होता क्या है वो आपको समझना है। तो लेफ्ट बंडल जो ब्रांच होती है उसकी दो ब्रांचेस टूट जाती है। ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच दो ब्रांचों के अंदर टूटती है, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर और दूसरी होती है लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और पोस्टीरियर फेसिकल जो है, अगर उनके अंदर ब्लॉक हो जाए, तो अगर एंटीरियर फेसिकल के अंदर ब्लॉक हो जाता है तो उसको एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक कहते हैं, और अगर पोस्टीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर के अंदर ब्लॉक हो जाता है तो उसको लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक की, जिसको LPFB भी कहते हैं। तो इस LPFB में होता क्या है, क्या इसकी ईसीजी क्राइटेरियाज है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो बात करते हैं, इट इज अ कंडक्शन एबनॉर्मलिटी ऑफ द लेफ्ट बंडल ब्रांच। मतलब लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है उसकी एक क्या है, कंडक्शन एबनॉर्मलिटी है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो कर रही है, तो उस कंडक्शन जो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फ्लो हो रहा है, उसके अंदर क्या है, ये रुकावट क्रिएट करी है, एबनॉर्मलिटी है या किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी है। तो एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है, अब देखिए, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो दो भागों में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। ठीक है, तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और पोस्टीरियर फेसिकल होती है वो आपको समझना। देखिए, पहले अपन नॉर्मल कंडक्शन पाथवे की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से जनरेट होती है, ऐसे नोड से। ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद वो इंपल्स कहां जाती है, आपके एवी नोड के बाद में बंडल ऑफिस, एंड बंडल ऑफिस से एक बंडल जाती है आपकी राइट साइड में एंड एक जाती है आपकी लेफ्ट साइड में। अब ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट में जाने के बाद में क्या होता है कि इसकी लेफ्ट बंडल ब्रांच की दो ब्रांचेस टूटती है। एक ये जो नीचे की तरफ जो जा रही है इसको कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। और जो आपके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ब्रांच, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल LPF। ठीक है, और नीचे जो आ रही है उसको LAF। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर। तो अब इनमें होता क्या है, ये दोनों करती क्या है, उसका काम देखिए भाई। ऐसे समझिए कि ये आपका पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल के क्या होता है, आपके चार भाग आपको दिख रहे होंगे। ये हो गया आपका एंटीरियर, जो आगे फ्रंट की तरफ है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया, एंड ये है आपका सुपीरियर। ये कौन सा है आपका सुपीरियर पार्ट। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया आपका सुपीरियर पार्ट। ठीक है, एंड ये है आपका इंफीरियर पार्ट, ये है आपका इंफीरियर पार्ट। कौन सा है, इंफीरियर। ठीक है, और जो पीछे की तरफ है, ठीक है, जो आपके बैक साइड में, मतलब ये एंटीरियर है तो इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा होगा, पोस्टीरियर। कौन सा होगा, पोस्टीरियर। ये आगे वाला एंटीरियर है तो इसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर। तो देखिए, अब ये जो चार पार्ट्स हो, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके चार पार्ट्स हो गए, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर। तो अब ये जो चार पार्ट्स है, इनको कौन इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको इंपल्स कौन प्रोवाइड कराता है, आपके दो फेसिकल प्रोवाइड कराती है। एक तो कराती है LAF और एक कराती है LPF। LAF एंटीरियर फेसिकल किसको देती है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एंटीरियर फेसिकल किसको देगी, एंटीरियर पार्ट को देगी, और पोस्टीरियर फेसिकल किसको देगी, पोस्टीरियर पार्ट को देगी। अब किस प्रकार से देगी वो आपको समझना है। देखिए, किस प्रकार से देगी, एंटीरियर फेसिकल जो है, ठीक, एंटीरियर फेसिकल आपकी एक तो एंटीरियर पार्ट को देगी, एक एंड आपके सुपीरियर पार्ट को देगी। किसको, एंटीरियर और सुपीरियर को कौन देगी, आपकी LAF। ठीक है, कौन देगी, LAF। और जो पोस्टीरियर पार्ट है और इंफीरियर पार्ट है उसको कौन देगी, आपकी LPF। मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका पूरा पूरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कौन देती है, LAF और LPF। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। सुपीरियर और एंटीरियर को कौन देती है, एंटीरियर फेसिकल। और इंफीरियर और पोस्टीरियर को कौन देती है, मतलब पीछे की साइड, ऐसे समझिए नीचा और पीछे की तरफ जो है ये जो पार्ट है इसको कौन देती है, आपकी पोस्टीरियर फेसिकल। तो दोनों आपकी जो है पाथवे जो है क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ये दो फेसिकल प्रोवाइड कराती है। अब ये कराने का रीजन देखिए क्या है, अगर मान के चलिए आपके लेफ्ट एंटीरियर साइड में, ठीक है, एंटीरियर साइड में कोई डैमेज हुआ तो आपके जो एंटीरियर फेसिकल है, ठीक है, उसमें ब्लॉक होने के कारण ही होगा भाई। आपके लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल के अंदर कोई दिक्कत हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके लेफ्ट एंटीरियर साइड को, जो लेफ्ट का जो एंटीरियर पार्ट है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं मिल पाएगी, वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाएगा। तो इन सब के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है अपना कंडक्शन सिस्टम, वो इस प्रकार से बना हुआ है कि एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी पहुंचती है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके एक फेसिकल ब्लॉक हो जाए, मान के चलिए भाई दोनों फेसिकल मिलकर पूरे वेंट्रिकल को देगी, ठीक, अगर मान के चलिए मैं बोलूं कि एंटीरियर ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, एंटीरियर के पार्ट को क्या इंपल्स नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता, मिलेगी पर लेट मिलेगी। ठीक,
ठीक है, मिलेगी पर लेट मिलेगी। कैसे मिलेगी? लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल जिनको दे रही है वही धीरे धीरे फिर किसको देने लग जाएंगे? एंटीरियर को। मतलब कि ये सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। ऐसे समझिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है, इसको कोई और दे रहा है, इसको कोई और दे रहा है। मान के चलो ये वाली जो पाथवे ये ब्लॉक हो गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पाथवे है, ये जो सेल्स मतलब इनको इंपल्स नहीं मिलेगी, इनको कौन देगा भाई? ये जो एक्टिवेट हो चुकी, ये एक्टिवेट होके किसको देगी? आपके राइट साइड वाले को देगी। तो इसका मतलब है कि मेरा एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि भाई आपके एंटीरियर सुपीरियर को देती है एंटीरियर फेसिकल, ठीक है, पोस्टीरियर और इंफीरियर को देती है पोस्टीरियर फेसिकल। अगर किसी पेशेंट के पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट काम करना बंद कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी इंपल्स कौन देगा उसको? फिर आपकी LAFE जो है इन दोनों को देगी, और यही सेल्स जो है आगे इन दोनों को देगी। मतलब एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक सेल से दूसरी सेल पहुंचेगी। पर क्योंकि अब इनको लेट मिल रही है, भाई समझिए, भाई पहले इनको मिली, फिर इनको मिलने के बाद में इन्होंने अपनी एक सेल से दूसरी सेल को दी, दूसरी सेल से तीसरी सेल को दी, तो पोस्टीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट के बाद थोड़ी सी लेट आती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो वो थोड़ा लेट एक्टिवेट होती है, और वो लेट एक्टिवेट होने के कारण अपन को ECG में एक अलग प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। वही चेंजेस जो है आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब उन्हीं चेंजेस के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं आपके लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक की। तो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक मतलब आपके जो पोस्टीरियर फेसिकल है उसके अंदर क्या हो जाए, अगर ब्लॉक हो जाए या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो डिले हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? LPFB कहते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द इम्पल्स रीचेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन हो गई है कि इन LAFB कंडक्शन थ्रू द लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर इज ब्लॉक और डिले। मतलब LPFB के अंदर आपके कंडक्शन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जो फ्लो है, ठीक है, वो क्या होने लग जाता है? लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल से ब्लॉक हो जाता है या फिर डिले होने लग जाता है। द इम्पल्स रीचेस द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास इम्पल्स पहुंचती है, ठीक है, मेनली थ्रू द लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। किसके थ्रू पहुंचेगी? अब लेफ्ट एंटीरियर, भाई पोस्टीरियर तो ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो किसके थ्रू जाएगी? अब लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल के थ्रू। This produce a characteristic changes in the QRS complex axis। मतलब आपके QRS एक्सिस के अंदर आपको एक विशेष प्रकार का ECG चेंज देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? राइट एक्सिस डेविएशन। क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के? राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे इनके क्राइटेरिया भी है, तो क्राइटेरिया के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपको अच्छे से देखना है पूरी क्लास को। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है, सेकंड ईयर में भी आ सकता है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक और पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ठीक। तो बात करते हैं यहाँ पे इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चेंजेस देखने के लिए आपको देखिए अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक की। मैं बात करता हूं तो देखिए क्या होता है, आपके ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद में AV नोड जाती है, AV नोड के बाद में बंडल ऑफ हिज, देन उसके बाद में लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल। जो लेफ्ट बंडल है वो दो ब्रांचेस में टूटती है, एक पोस्टीरियर फेसिकल और एक एंटीरियर फेसिकल। अब यहाँ पे बात चल रही है कि किसी पेशेंट की क्या हो, पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हो जाए। तो पोस्टीरियर अगर फेसिकल ब्लॉक हो गई है, इसका मतलब आपके पोस्टीरियर जो पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल का, किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पार्ट, और आपके कौन सा? इंफीरियर पार्ट। कौन सा? इंफीरियर पार्ट। तो इनको इंपल्स थोड़ी सी क्या मिलेगी? लेट मिलेगी। क्या मिलेगी? लेट। मतलब इनको इंपल्स थोड़ी सी लेट मिलेगी। पहले किसको मिलेगी? आपके एंटीरियर पार्ट को, ठीक है, किसको मिलेगी? एंटीरियर पार्ट को। और आपके किसको मिलेगी? सुपीरियर पार्ट को। ये कौन सा आपका? ये देखिए, ये तो हो गया आपका सुपीरियर पार्ट, ठीक है, ये तो हो गया सुपीरियर पार्ट, भैया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हो गया सुपीरियर पार्ट। और ये पूरा आगे का जो फ्रंट है इसको क्या कहेंगे? एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर को और सुपीरियर को तो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अब इजीली मिलेगी, पहले मिलेगी, ये किस प्रकार से मिलेगी वो आपको समझना है। देखिए क्या होता है भाई, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आप लीड लगाते हैं, कौन सी? लीड फर्स्ट। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो लीड लगती है वो होती है लीड AVL, ठीक है, कौन सी? लीड फर्स्ट और AVL। इंफीरियर पार्ट जो है ये कौन सा हार्ट का? इंफीरियर पार्ट। यहाँ पे लीड लगती है लीड सेकंड, थर्ड एंड AVF। मतलब ये तीन लीड जो है आपके किसको बताती है? इंफीरियर पार्ट को बताती है। और लीड फर्स्ट और AVL जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके लेफ्ट साइड के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, हार्ट के लेफ्ट साइड के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए क्या होता है, इस प्रकार से होगा कि आप देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंडल ऑफ हिज तक पहुंचेगी। बंडल ऑफ हिज के पहुंचने के बाद में अब यही आपको समझना है, मेन मैकेनिज्म जो है पूरा यही है। आपने इंफीरियर में लगा रखी है लीड्स और कुछ लीड्स लगा रखी है लेफ्ट साइड में, ठीक है, सुपीरियर साइड में और लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही बंडल ऑफ हिज इंपल्स निकलेगी, निकलने के बाद में क्योंकि एंटीरियर पार्ट को मिलेगी,
इंपल्स किसको सबसे पहले मिलेगी आपके एक तो एंटीरियर पार्ट को और आपके सुपीरियर पार्ट को। किसको? एंटीरियर को और सुपीरियर को। एंटीरियर और सुपीरियर जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, डीपोलराइजेशन करेंगे। अब क्योंकि देखिए इंपल्स किधर जा रही है? एंटीरियर और सुपीरियर, तो डिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन किधर की तरफ है? डिफ्लेक्शन आपके किसकी तरफ है? एवीएल और फर्स्ट की तरफ। भाई इंपल्स किसको मिल रही है? पहले लेफ्ट एंटीरियर पार्ट को और आपके सुपीरियर पार्ट को। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आपके लीड फर्स्ट और एवीएल की तरफ। किसकी तरफ? लीड फर्स्ट और एवीएल की तरफ। अब अगर इनकी तरफ इंपल्स जाएगी तो आपको पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड की तरफ इंपल्स आती है तो उसमें क्या आता है? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। क्या आएगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो इस चीज में क्या देखने को मिलेगा आपको? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां मैं बताता हूं क्या देखने को मिलेगा आपको? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। क्या? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए इनसे दूर जा रही है, ये क्या? इंफीरियर लीड्स, तो इनसे दूर जा रही है और इनके पास आ रही है, इनके पास आ रही है इसलिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और इनसे दूर जा रही है तो इनमें इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? नेगेटिव डिफ्लेक्शन। क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन। किसमें? इंफीरियर लीड्स में। क्यों? क्योंकि इंपल्स इनसे दूर जा रही है सबसे पहले। अब उसके बाद में क्या होगा? अब क्योंकि आपके एंटीरियर और जो सुपीरियर पार्ट है ये डिपोलराइज हो गया, तो अब इनके डिपोलराइज होने के बाद में कौन सा पार्ट डिपोलराइज होगा? तो इसके बाद में डिपोलराइज होगा आपका पोस्टीरियर और इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर और पोस्टीरियर। तो अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसकी तरफ आएगी? अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जो वेक्टर है वो किधर की तरफ होगा? राइट साइड में, ठीक है। देखिए इस प्रकार से किधर की तरफ होगा? राइट साइड में और इंफीरियर की तरफ, ठीक है। भाई सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो एंटीरियर में जाएगी, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है वेक्टर की, एंटीरियर सुपीरियर ली जाएगी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो लीड्स लगा रखी है मैंने, कौन सी? लीड फर्स्ट और एवीएल, तो इनमें तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ जो इंफीरियर लीड्स है इनमें क्या आएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन, क्योंकि इंपल्स से दूर जा रही है। अब जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी इंपल्स किधर की तरफ आएगी? इंफीरियर की तरफ, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे, इंफीरियर की तरफ, ठीक है। और अब क्योंकि एवीएल और फर्स्ट से दूर है तो इनसे इनमें क्या आएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और इंफीरियर लीड्स है उनके अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक्सिस जो होगा वो किधर की तरफ होगा? आपके राइट साइड, मतलब वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? राइट की तरफ। अब यहाँ ही आपको समझना है भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके लीड सेकंड, थर्ड और ईवीएफ इनमें तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? आपके इंफीरियर लीड्स की तरफ, और इनसे दूर है तो इनमें क्या आएगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक। तो यही आपको समझना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न को ही आपको ईसीजी में आइडेंटिफाई करना है। इस पैटर्न को अगर आप देखते हो तो मतलब आपको समझ जाना है भाई पेशेंट के लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है। अब क्या पैटर्न है वो देखना है कि अगर आप लीड फर्स्ट और एवीएल देखोगे तो आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा? आपको क्या पैटर्न देगी? यहाँ पे है आपकी आर वेव, ठीक है, ये है छोटी सी आर वेव, यहाँ पे है आपकी आर वेव और ये है आपकी एस वेव, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आर एस पैटर्न। क्या बोलेंगे? आर एस पैटर्न। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी छोटी सी क्यू वेव और ये है बड़ी सी आर वेव, तो इसको क्या कहते हैं? क्यू आर पैटर्न, ठीक है, स्मॉल क्यू और कैपिटल आर पैटर्न, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? क्यू आर पैटर्न। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपको समझना है कि जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो आपको लीड फर्स्ट के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा? आर एस पैटर्न। लीड फर्स्ट और एवीएल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आर एस पैटर्न, ठीक है, आर स्मॉल आर और कैपिटल एस पैटर्न। और जब लीड सेकंड, थर्ड एंड एवीएफ देखेंगे तो आपको किस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा? लीड क्यूआर पैटर्न, मतलब क्यू स्मॉल क्यू वेव एंड कैपिटल आर, क्यू स्मॉल क्यू वेव कैपिटल आर वेव, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको इंफीरियर लीड्स के अंदर देखने को मिलेगा। रीजन मैंने बताया, रीजन अभी समझ में आया आपको? इस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, मतलब सबसे पहले एक्टिवेट कौन होगा? आपका एंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट एक्टिवेट होगा, देन उसके बाद में आपका पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट एक्टिवेट होने के कारण आपका जो मेन वेक्टर है वो मेन वेक्टर किधर की तरफ होगा? आपका इंफीरियर लीड्स की तरफ होगा, जिस कारण से पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इस पैटर्न की वजह से आपके क्या देखने को मिल रहा है भाई? आपने अगर कार्डिक एक्सिस पढ़ा है तो कार्डिक एक्सिस में आपने एक चीज समझी होगी कि अगर आपके ईसीजी के अंदर लीड फर्स्ट जो है अगर वो क्या हो? नेगेटिव हो, और लीड एवीएफ अगर क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? राइट एक्सिस डेविएशन। क्या कहेंगे? राइट एक्सिस डेविएशन। मतलब यहां पे जब आप देखेंगे कि लीड फर्स्ट जो है वो क्या है? पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, तो लीड फर्स्ट क्या हुई? नेगेटिव। और आपकी लीड सेकंड, थर्ड और एवीएफ, तो एवीएफ की बात करें तो एवीएफ क्या है? लीड यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर आपकी लीड फर्स्ट नेगेटिव हो और एवीएफ पॉजिटिव हो, इसका मतलब आपके एक्सिस कौन सा आता है? राइट
एक्सिस डेविएशन। तो ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। यही इसका विशेष प्रकार का जो है चेंज देखने को मिलेगा आपके लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के अंदर। मतलब एंटीरियर के अंदर आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा और आपके पोस्टीरियर फेसिकल के अंदर आपको राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। तो यही आपको समझना है कि राइट एक्सिस डेविएशन किसमें देखने को मिलता है, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के अंदर आपको कौन सा एक्सिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको एक चीज और समझनी है। देखिए ये 0 डिग्री है, ये आपकी 90 डिग्री है, ये आपकी 180 डिग्री है, ठीक है, प्लस माइनस 180, और ये है आपकी माइनस 90 डिग्री, ये आपकी प्लस 90 डिग्री। तो देखिए राइट एक्सिस क्या होता है, आपके प्लस 90 से लेके प्लस माइनस 180 डिग्री तक का जो ये जो डिग्री है, ये डिग्री को अपन क्या कहते हैं, राइट एक्सिस डेविएशन। मतलब इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाएगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, राइट एक्सिस डेविएशन। क्या कहेंगे, राइट एक्सिस डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ने का तरीका बहुत ईजी है, इसको समझने का तरीका बहुत ईजी है। वो क्या है वो आपको समझना है। देखिए यहाँ पे होती है आपकी लीड फर्स्ट, यहाँ होती है आपकी लीड एवीएफ, ठीक है। एवीएफ कितनी डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे, ठीक है। और जैसे यहाँ लीड फर्स्ट पॉजिटिव है तो 180 डिग्री पे लीड फर्स्ट क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ प्लस 90 पे एवीएफ लीड क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस 90 पे क्या होगी, माइनस एवीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब राइट एक्सिस डेविएशन आप देखोगे, ये आपका राइट एक्सिस डेविएशन है, तो राइट एक्सिस डेविएशन के अंदर आपके लीड फर्स्ट जो है, लीड फर्स्ट क्या आ रही है, नेगेटिव, और लीड एवीएफ क्या आ रही है, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होगी उनकी डिग्री क्या होगी, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो मेन एक्सिस होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, प्लस 90 से लेके प्लस माइनस 180 के बीच में रहेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर जाएगी, राइट साइड में फ्लो करेगी। इसलिए पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन, और यूजुअली प्लस 90 टू प्लस माइनस 180 डिग्री के बीच में ये डिग्री रहेगी इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी की। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी आपकी इस प्रकार की रहेगी। आरएस पैटर्न रहेगा लीड फर्स्ट और एवीएफ के अंदर, और आपका क्यूआर पैटर्न रहेगा आपके लीड सेकंड, थर्ड और एवीएफ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 120 mH से कम रहती है। मतलब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वाइड नहीं होता। अब बात करते हैं कि आपके कॉजेस क्या क्या है, किस किस कारण की वजह से होती है। तो देखिए मेनली जो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है वो किस प्रकार से होती है, अगर किसी पेशेंट का हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए, ठीक है, तो सेल की डेथ होने के कारण या प्रॉपर सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण उनका फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। फंक्शन कम होने के कारण जो बंडल ब्रांचेज, जो बंडल है, ठीक है, जो इंपल्स जाती है जहां से, जो वायर्स होते हैं, इनको समझिए कि वायर की तरह, तो वायर जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, और अफेक्ट होने के कारण वहां पे अगर ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक होने के कारण क्या हो सकता है, आपके लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो सकता है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन, डिजीज हो जाए, ठीक, मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या हो जाए, कोई डिजीज हो जाए किसी प्रकार की, जैसे सेल मोटी हो गई या थिक हो गई, पतली हो गई, थिन हो गई, ठीक है, पतली हो गई या थिक हो गई हो, ठीक है, या फिर हाइपरट्रोफी हो गई हो, या फिर अपन बात करें सेल जो है हार्ड हो गई हो, तो इन सब के कारण भी आपके क्या हो सकता है, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। उसके अलावा हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज मतलब अगर किसी पेशेंट के बीपी की दिक्कत है, ठीक है, बीपी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बीपी की दिक्कत है, तो उनके क्या होता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करने की वजह से वहां की जो लेयर है, वहां की जो सेल की जो थिकनेस है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, सेल मोटी होने लग जाती है, और सेल अगर मोटी हो जाती है तो आपके जो बंडल जो जा रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है, वो ब्लॉक हो सकते हैं। एरोटिक वॉल डिजीज, एरोटिक वॉल डिजीज भी सेम। एरोटिक वॉल डिजीज अगर किसी पेशेंट की होगी तो उसके हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ेगा। हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ने के कारण क्या होगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और उसकी जो हार्ट की जो सेल्स है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि एरोटिक वॉल कहाँ होता है, अपनी लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी सेल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, सेल थिक हो जाएगी, थिक होने के कारण क्या हो सकता है, आपके बंडल ब्रांचेस के अंदर दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। स्ट्रक्चर के अंदर, हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर दिक्कत होने के कारण, ठीक है, उसके वजह से हो सकती है। या फिर कंडक्शन सिस्टम फिब्रोसिस, अगर अपना कंडक्शन सिस्टम जो है फिब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाए, कंडक्शन सिस्टम के अंदर फिब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाए, या थोड़ा वो अफेक्ट हो जाए, काम करना कम कर दे, जिस कारण से हो सकती है, ठीक है। एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ द आपके कंडक्शन सिस्टम, मतलब कंडक्शन सिस्टम का डीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो खराब हो रहा है एज की वजह से। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपका कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट होते जाता है, उसका फंक्शन जो है वो कम होते जाता है। उसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात कोई बीमारी है हार्ट की जिस वजह से हो सकता है, या पोस्ट कार्डिक सर्जरी, पहले कोई सर्जरी हुई हो जिस कारण से आपका कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये हो सकता है, ठीक है। कॉजेज ऑलमोस्ट सबके सेम से रहते हैं, क्योंकि ये किस वजह से भी हो सकता है, ठीक है, हार्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो एबनॉर्मलिटी के कारण ये हो सकता है। मेन जो इसमें फोकस करना है वो आपको इसकी क्राइटेरिया, इस पे फोकस करना है कि ईसीजी क्राइटेरिया आपको क्या देखने को मिलेंगे, मतलब इनमें आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर को समझना ही देखिए बहुत टिपिकल है, अगर आपने समझा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप बिना किसी लेक्चर के या बिना किसी
कंटेंट के आप डायरेक्ट ईसीजी देखोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर आपने अगर क्राइटेरिया याद कर रखे हैं तो आप ईसीजी में इजीली देख पाओगे। मैं साथ में आपके ईसीजी भी अटैच करता हूं, तो ईसीजी भी आपको समझनी है, ठीक है। तो ईसीजी भी आपको समझनी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा भाई किस प्रकार से ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, आरएस कैसे बनता है, क्यूआरएस पैटर्न कैसे मिलता है, क्यूआर पैटर्न किस प्रकार से मिलता है, तो वो सब मैं ईसीजी अटैच करता हूं, तो उसमें आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉज समझ में आएंगे, ठीक है, ये ईसीजी क्राइटेरिया समझ में आएगा, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी बात करते हैं सिम्टम्स वगैरह की, तो सिम्टम देखिए ऑलमोस्ट सब में सेम से रहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इसमें बात करें तो मेनली इसमें कोई किसी प्रकार के सिम्टम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि रेयर डिजीज है, बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर भी अगर इसमें सिम्टम्स जो है मिलते हैं तो डिजीनेस हो गई, फैटीग हो गई, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करें डायग्नोसिस को, तो फिजिकल एग्जामिन से पता कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, ईसीजी से पता कर सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग से पता कर सकते हैं, ठीक, टीएमटी से पता कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से पता कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं अपने पास इसको डायग्नोस करने के लिए। ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो इन सब टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं भाई उसके लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है या नहीं है, उसके कारण क्या है, किस कारण की वजह से हुआ है। ट्रीटमेंट की बात करें तो उसका ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जिस कारण से है उसको सही करना है। मान के चलो बीपी की दिक्कत है तो बीपी को सही करना है, कार्डियोमायोपैथी है तो उसको ट्रीट करना है, एमआई वगैरह है तो एमआई को ट्रीट करने के लिए अलग से जो सिस्टम होता है वो प्रकार का यूज करना है अपन को। एरोटिक वॉल डिजीज, एरोटिक वॉल को सही करना है, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम में दिक्कत है तो उस प्रकार के 20 मेकर वाल लगाने हैं। तो जिस प्रकार से दिक्कत है उसको सही करना है, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, जिस कॉज है ना उसको ट्रीट करना है अपन को, ठीक है। कॉज है उसको ट्रीट करना है, जिससे ये पेशेंट की दिक्कत है वो जो है रिलीफ मिलने लग जाएगा, दिक्कत से रिलीफ मिल जाएगा। तो बाकी इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मेन चीज है वो आपको मैंने बता दी, ईसीजी क्राइटेरिया है उनका मैकेनिज्म मैंने बता दिया। अगर आप पूरा आंसर लिखना चाहते हो तो आप पूरा बिल्कुल लिख सकते हो, आपके जो ईसीजी क्राइटेरिया है उनको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने ये लिख दिए पर आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, मैकेनिज्म और लिख सकते हो, ठीक है। ईसीजी क्राइटेरिया कितने होते हैं पर मैकेनिज्म आप लिख सकते हो भाई किस प्रकार से पूरा मैकेनिज्म हुआ, तो उससे आपका आंसर का जो कंटेंट है वो भी बढ़ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और साथ में मैं आपसे एक चीज और, मैं आपके हर क्वेश्चन के बाद में एक क्विज हर लेक्चर के बाद में एक क्विज दूंगा, तो उस क्विज को आपको करना है, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो क्यों हुआ। तो मेरा क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि डिफरेंस करके बताइए, डिफरेंस बताइए आपके अगर किसी पेशेंट के लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है उसमें और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसमें, मतलब राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या डिफरेंस है उसका रीजन बताना है। और जो भी जिसका आंसर सही होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये आप अगर कहेंगे कि इस पर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रही है और इसमें आपके लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो रहा है तो पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो रही है, ये रीजन नहीं। इसमें क्या ईसीजी क्राइटेरिया, भाई इसमें भी राइट एक्सिस डिवीजन है, इसमें भी राइट एक्सिस डिवीजन, तो दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप कैसे पता करेंगे भाई दोनों में राइट एक्सिस डिवीजन देखने को मिलता है, तो इस राइट एक्सिस डिवीजन देखने को मिल रहा है तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि ये आपके एलपीएफ भी है या फिर आपके आरबीबी है, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंस किस प्रकार से करेंगे तो वो आपको आंसर देना है, ठीक। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।